सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है मानस पांडे और यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका एक बार में फिर से स्वागत करता हूं। ये जो सब्जेक्ट है उसका नाम है ग्रामीण समाज एवं विकास, और जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है ग्रामीण समाज भारतीय संदर्भ में। ये सब उसी में आता है। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि यूपी के किसी भी यूपी ट्रिपल एससी के हर वो एग्ज़ाम की जिसमें ग्रामीण समाज में आता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ख़ास तौर से वीडियो और लेखपाल वाले बच्चे इसको देखें अभी के लिए। ठीक है, बाकी का कोई भी एग्ज़ाम में आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आ जाइए, ये वीडियो को देखने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि पिछले वाले वीडियो को देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम ही जुड़ा हुआ है, बस हाँ कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। अगर आप नहीं भी देखेंगे चलेगा, बट देख लेना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसी का ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे हम लोग कुछ शब्दावली की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे जनसंख्या से रिलेटेड। देखिए, जितने भी आपको मार्केट में बुक्स दिखेंगी वो प्योरली, मैं फिर से बता चुका हूँ, वो डेटा पे बेस्ड है। उसमें से कोई भी एग्जैक्ट सिलेबस थ्योरेटिकल पार्ट नहीं दे रखा है। तो अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट चाहिए तो वो आपको यहीं से मिलेगा। आप में से कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर कोई बेस्ट बुक, कंपाइल्ड बुक, मैक्सिमम लोग पूछ रहे हैं कि एक तो ग्रामीण विकास की बुक बता दीजिए और दूसरा कंपाइलेशन, कोई कंपाइल्ड बुक बता दीजिए। तो मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने भी ऑनलाइन ऑर्डर किया है अमेज़न से एक बुक, वो आएगी 3-4 दिन में आ जाती है। मैं उसको देखता हूँ, अगर वो सही लगेगा तो मैं उसको बता दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो मैं अमेज़न की वो सेम लिंक भी दे दूंगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो बट पहले मैं उसको देखूंगा। ये दोनों बुक अगर अच्छी लगेगी तो ऑनलाइन ही मंगाइएगा, ऑफलाइन मत मंगाइएगा। ऑफलाइन पता नहीं क्या है, मैंने आज तक कभी कोई ऑफलाइन बुक ली नहीं है अभी तक। ठीक है, तो अब आइए, माने इससे रिलेटेड, इस लेखपाल से रिलेटेड कोई ऑफलाइन बुक नहीं ली है, बस वही हिंदी वाली छोड़ के। अब आइए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि क्या कैसे शुरू कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो को अगर आपने देखा हो तो पता होगा जनसंख्या पे चल रहा है। आज हम लोग बहुत ही ज़रूरी टर्म की बात करते हैं। एक है फ्यूनिडिटी। फ्यूनिडिटी क्या होता है? देखिए, फ्यूनिडिटी को बोलते हैं संतानोत्पादकता, संतान को उत्पन्न करने की क्षमता। याद रखिए, संतान को उत्पन्न करने की क्षमता। किसी भी स्त्री की बच्चों को जन्म देने की क्षमता को क्या बोलते हैं? संतानोत्पादकता। एक औरत अपने फ्यूचर में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, उसकी क्षमता। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसने बच्चों को जन्म दे के आप काउंट करें, आप ऐसे ही कर सकते हैं। याद रखिए, चाहे उसने बच्चों को जन्म दिया हो और चाहे उसने बच्चों को जन्म ना दिया हो, कोई बात नहीं। दोनों कंडीशन में संतानोत्पादकता क्या है? इट इज़ द पावर ऑफ ए वुमन टू गिव बर्थ टू द नंबर ऑफ किड्स। कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, उसकी क्षमता, उसी को बोलते हैं क्या? संतानोत्पादकता। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक टर्म है। फ्यूचरिस्टिक का मतलब दे सकती है, कितने कर सकती है, कोई एग्जैक्ट नहीं है डेटा ये कितना ही करेगी कि हमने देखा। चाहे शादी हुई हो, चाहे बच्चों को जन्म दिया हो, चाहे बच्चे को जन्म ना दिया हो। याद रखिएगा, पहला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। दूसरा जो टर्म आता है वो इससे भी ज़रूरी है और तीसरा उससे भी ज़रूरी है, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब प्रजननशीलता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रजननशीलता क्या होती है? किसी दिए हुए समय में, कोई दिया हुआ समय, मान लीजिए 1 साल, किसी दिए हुए समय में एक औरत या फिर औरतों का एक समूह, वुमेन और ग्रुप ऑफ वुमेन, ठीक है, जितने जिंदा बच्चों को जन्म देती हैं, उन बच्चों की संख्या को बोलते हैं प्रजननशीलता। याद रखिए, द नंबर ऑफ एक्चुअल अलाइव चाइल्ड्स बोर्न बाय ए वुमेन और ग्रुप ऑफ वुमेन इन ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। किसी फिक्स्ड, किसी निश्चित दिए हुए समय में। सबसे ज़रूरी क्या है यहाँ पे? याद रखिएगा, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम सबसे ज़रूरी है। क्या? किसी दिए हुए निश्चित समय में किसी एक औरत या औरतों के एक समूह द्वारा जितने जिंदा बच्चों को जन्म दिया जाता है, उनकी संख्या को बोलते हैं क्या? फर्टिलिटी, प्रजननशीलता। ये बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों के बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर आप समझ गए हो तो बताइएगा। ठीक है, अच्छा, आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप लाइक मत करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन हाँ समझ में आता है तो कमेंट में आप ज़रूर कमेंट किया करिए। अच्छा लगे, बुरा लगे कि बहुत ख़राब लगे, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अभी जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा। टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट को हिंदी में बोलते हैं कुल प्रजनन दर। अंतर समझ लीजिएगा, प्रजननशीलता किसी दिए हुए फिक्स टाइम में होता है, लेकिन प्रजनन दर क्या है? एक स्त्री अपने पूरे जीवन काल या प्रजनन काल में, प्रजनन काल या जीवन काल में अंतर क्या है? जीवन काल का मतलब 100 साल, प्रजनन काल का मतलब वो समय जब तक वो बच्चे को जन्म दे सकती है, उसको बोलते हैं प्रजनन काल। ठीक है, उसके बाद भाई हर औरत आमतौर पे यूनाइटेड नेशंस कहता है 50 साल तक। ठीक है, कितने साल तक? 50 साल तक। तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? एक स्त्री अपने पूरे प्रजनन काल में जितने भी बच्चों को जन्म दे सकती है, देती है,
उसकी संख्या को क्या बोलते हैं? उसकी संख्या को बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की या मेंस की, तो आपको पता होगा कि हर बार ये ज़रूर आता है, चाहे फर्टिलिटी रेट आए, चाहे बर्थ रेट, चाहे डेथ रेट, चाहे मोर्टिलिटी रेट, कोई भी रेट, लेकिन रेट जरूर आता है। तो कुल प्रजनन दर क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट। स्त्री अपने पूरे प्रजनन काल में जितने भी बच्चों को जन्म देती है, मान लिया कोई स्त्री है वो अपने पूरे प्रजनन काल में 2 बच्चों को जन्म देती है, कोई स्त्री है जो कि 4 बच्चों को देती है, तो अब सारी औरतों पूरे प्रजनन काल में, याद रखिएगा यहाँ एक दिए हुए समय में, बट यहाँ पूरे प्रजनन काल में टोटल फर्टिलिटी रेट उसको कहते हैं। अब भारत में कौन कैलकुलेट करता है? तो एक है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हिंदी में बोलें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे। याद रखिएगा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2019 से 21 का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। आप में से किसी ने कमेंट किया था कि सर डेटा भी ज़रूर बताया करिए, तो अब इसके बाद से जितनी भी चीज़ों में बताऊंगा तो आई विल लेट यू नो अबाउट द एग्जैक्ट डेटा ऑफ द करंट सिचुएशन, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब आ जाइए, NFHS क्या होता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ही बताता है कि भारत में फ़िलहाल फर्टिलिटी रेट क्या है। अब देखिए, भारत में फर्टिलिटी रेट इस समय, याद रखिए, कब से कब के 2019 से 21 के बीच की जब हम लोग बात करते हैं, तो भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.0। कितनी है? 2.0। गांव में और शहर में, ये तो टोटल की बात कर रहे हैं। अगर गांव में और शहरों की बात करें तो याद रखिए रूरल एरिया में, अब ये खुद ही आप समझ सकते हैं कि गांव में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है, तो रूरल एरिया में जो फर्टिलिटी रेट है भारत में इस समय है 2.1 और अर्बन एरिया में है 1.6। याद रखिएगा, ये डेटा आया है अक्टूबर 2021 से नवंबर 2021 तक का। ठीक है, तो याद रखिएगा रूरल मतलब गांव में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इस समय कितना है? 2.1। और शहर में कितनी है? शहरों में है 1.6। ये आपको एकदम रट लेना चाहिए, आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ज़रूर आता है। पीसीएस में तो फिक्स आता है, छोटे एग्जामों में तो आएगा ही भाई। जब ग्राम की बात ही कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि गांव में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अकॉर्डिंग 2019 से 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत का जो गांव में टोटल फर्टिलिटी रेट कौन सा? याद रखिएगा, TFR की बात कर रहा हूँ, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल का मतलब कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.0। गांव में इतना, शहरों में इतना। गांव में इतना, शहरों में इतना। अब एक इसी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है रिप्लेसमेंट रेट। याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी है क्या? उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट। ये इसको आप इंग्लिश में ही प्लीज़ पढ़िएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? देखिए, रिप्लेसमेंट रेट होता है रिप्लेसमेंट रेट होता है 2.1। ये एक ऐसा रेट है, याद रखिए, 2.1। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 है, इसका मतलब ना ही पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, ना ही पॉपुलेशन में घटोत्तरी हो रही है। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? अगर रिप्लेसमेंट रेट, अगर आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन क्षमता 2.1 है, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट वो रेट है जिसपे ना तो ना ही ग्रोथ होता है, ना ही डिक्लाइन, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। याद रखिएगा, ना ही पॉपुलेशन बढ़ेगी इस रेट पे, ना ही पॉपुलेशन घटेगी। और इस समय भारत, याद रखिए, इस रेट से नीचे चला जा चुका है। ये एक चिंता का विषय है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये रिसेंटली दिसंबर का मामला है। ठीक है, रिसेंटली दिसंबर 2021 का मामला है कि भारत में जो टोटल फर्टिलिटी, कुल प्रजनन क्षमता है, वो रिप्लेसमेंट रेट से कम क्यों आ गई है। क्यों? रिप्लेसमेंट रेट कितना है? 2.1 और भारत की क्षमता कितनी आ गई है? 2.0 पे आ चुकी है टोटल प्रजनन दर। ये एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। खतरनाक चीज़ का मतलब अब इसमें ग्रोथ नहीं है, डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट इस क्लास में टोटल फर्टिलिटी रेट। अब आइए हम लोग अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं, जिसका नाम है जनसंख्या घनत्व का। तो अगली चीज़, जब मैं कह रहा हूँ जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व समझने के लिए बहुत ही आराम से समझिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ये किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझिएगा। मैं पहले आपको थ्योरी बता रहा हूँ, उसके बाद डेटा दे रहा हूँ। अब ये मोर देन सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, आप खुद ही समझदार हैं, समझ लीजिएगा।
पॉपुलेशन डेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो मान लीजिए मैं रहने वाला हूँ इलाहाबाद का। इलाहाबाद में अगर हम बोले तो ये क्या है आपके सामने, एक वर्ग है। ये क्या दिख रहा है, देखिए वर्ग। इस वर्ग की L लंबाई है, L चौड़ाई है। क्या दिख रहा है, देखिए एक वर्ग, ठीक है ना। ये वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए 1 किलोमीटर लंबा इधर ऐसे है और 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। एक वर्ग है जिसकी लंबाई भी 1 किलोमीटर है, चौड़ाई भी 1 किलोमीटर है। ये इलाहाबाद है, ठीक। अब 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा, ये क्या बोलते हैं, स्क्वायर वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा, आई होप कि हर चीज़ समझ में आ रही होगी। एक वर्ग है, वर्ग का मतलब एक एरिया है, 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया। अब ये जो इलाका बन रहा है ये क्या है, ये वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर में प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ में आ गया ना, ये है प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इलाहाबाद मान लीजिए 10 स्क्वायर किलोमीटर, इलाहाबाद का मेन सिटी 10 स्क्वायर किलोमीटर में बसा है। तो मान लीजिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ में आ गया। अब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, बस उसी की संख्या को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। इस पॉपुलेशन ये आप जानते होंगे, लेकिन अब आप ये समझ लीजिए इसका दूसरा नाम है मैन लैंड रेशियो, ठीक है। मैन लैंड रेशियो हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका एक और फॉर्मूला है, इसको और कहते हैं दूसरा नाम मैन लैंड, आदमी जमीन का रेशियो, मैन लैंड रेशियो। ये आएगा एग्जाम में, तभी मैंने लिख रखा है, या है समझिए कि हवा में लिख रहा हूँ, सब एग्जाम में आते हैं। मैन लैंड रेशियो को ही बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, तो मतलब स्थान विशेष की जनसंख्या अपॉन स्थान विशेष का घनत्व। मान लिया इलाहाबाद है 24 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। अब इलाहाबाद का मेन सिटी की बात बोल रहा हूँ, या इलाहाबाद का पूरा इलाका मान लीजिए 200 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो अब और वहाँ की पॉपुलेशन है लगभग जितनी भी आप मान लीजिए, पॉपुलेशन अपॉन उसका एरिया, पॉपुलेशन अपॉन एरिया, वो क्या हो जाता है, जनसंख्या घनत्व। तो अब आप ऐसे गांव का भी जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं, जिले का भी निकाल सकते हैं, भारत का भी निकाल सकते हैं। अगर भारत का जनसंख्या घनत्व बोला जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,86,200, ऐसा है ना, 237 की 32,86,237 की 87, जो भी है। थोड़ा बहुत अब इतना डेटा रिमेंबर नहीं रहता, बट मैं बता रहा हूँ। भारत का जनसंख्या घनत्व निकालना हो तो भारत का स्क्वायर किलोमीटर नहीं, स्क्वायर किलोमीटर, भारत का वर्ग किलोमीटर, और क्या पता हो, भारत की जनसंख्या पता हो तो जनसंख्या अपॉन वर्ग किलोमीटर कर दीजिए, ठीक है ना। अब आ जाइए, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है इस समय 382, याद रखिएगा। भारत में सबसे वो राज्य जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो कौन सा है, सबसे पहले नंबर पे है बिहार, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है केरला और फिर है अपना यूपी। ये जानना बड़ा ज़रूरी है, एक तो पहला कौन है और दूसरा अपनी यूपी की क्या पोजीशन है, ठीक है ना। अब आ जाइए, अगर बात करें सबसे कम कहाँ पे है तो अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर रेंज में। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। अरुणाचल प्रदेश में अगर ओवरऑल कहा जाए तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 17 लोग। बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 1100 लोग रहते हैं, इतने लोग रहते हैं। और ये तो अभी कुछ नहीं, आगे देखिएगा अभी। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है, दिबांग अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है दिबांग, वहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 1 आदमी रहता है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का एक दिबांग जिला है जहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 1 आदमी। और दूसरा जम्मू कश्मीर जो कि यूटीज़ है, यूनियन टेरिटरी है, जो भी कहते हैं उसको हिंदी में कहते हैं संघ शासित प्रदेश, सांबा। तो सांबा जो है, सांबा में 2 व्यक्ति पर किलोमीटर रहते हैं, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 2 लोग रहते हैं बस। अब अगर बात करें तो संघ शासित प्रदेशों की बात की जाए तो याद रखिए सबसे खतरनाक है दिल्ली का जनघनत्व। 11,320 लोग सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं। और सबसे कम जो है वो है स्थिति अंडमान की, 46 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। तो ये है डेटा किसका, जनसंख्या घनत्व का, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106, सबसे कम कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में 17। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला, दिबांग में 1 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में रहता है। अगर यूटीज की बात की जाए तो दिल्ली सबसे ज़्यादा, अंडमान सबसे कम। ये रहा जनसंख्या घनत्व का, इससे बाहर जनसंख्या घनत्व में कभी कुछ आ नहीं सकता, आएगा ही नहीं। अब आ जाइए इसके बाद की बात करेंगे फिर। देखिए 14 मिनट का ये वीडियो है, मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है। मैं इससे ज़्यादा का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि ना चीज़ों को हम लोग इसको अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।